हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज अपना डिस्कशन है एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ सैलरी सैलरी चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपने डिस्कशन करके चलेंगे। मिस्टर सोहन, ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एमटीपी सितंबर 2026 का एक रीसेंट एमटीपी का क्वेश्चन है। मिस्टर सोहन, ए एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड is posted at Mumbai. He was appointed on 1st April 2025 on a basic salary of 60,000. On every 1st January, he gets an increment of 3% of his basic pay. Details of his other income for previous year 25-26 is as follows. Dearness allowance 40% of basic salary, 60% forms part of retirement benefit. सर एक बार डीएनएस अलाउंस का कैलकुलेशन कर लें फिर। बिल्कुल सर। बेसिक सैलरी तो सर सबसे पहले आपका हो जाएगा बेसिक सैलरी अप टू दिसंबर, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 60,000 था। 60,000 इंटू 9 हो गया। अब अभी 60,000 के ऊपर 3% का इंक्रीमेंट है प्लस 3%। अब उसका जनवरी 5 एंड मार्च, ये 3 महीने के लिए उसका मंथली बेसिक सैलरी हो चुका है 61,800। इसको मैंने कर दिया इंटू 3। टोटल उसका बेसिक सैलरी आ गया, बेसिक सैलरी 725400। ये आ गया सर उसका बेसिक सैलरी बराबर। अब सर डियरनेस अलाउंस इसका निकाल लो 40%। सर इसका 40% दैट इज योर डियरनेस अलाउंस। सर डियरनेस अलाउंस आ रहा है 290160। सर ये तो डियरनेस अलाउंस है। आउट ऑफ दिस डियरनेस अलाउंस 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट डीए इन टर्म्स। सर डीए इन टर्म्स को बोल रहे हैं 60%, निकालो 60% 290160 इंटू जो डीएनएस अलाउंस आया है 290160, उसका 60%। सर उसका 60% दैट इज योर डीए इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स है 174096। सर टैक्सेबल तो एंटायर डीएनएस अलाउंस ही होने वाला है। ये एंटायर डीएनएस अलाउंस ऑफ 290160 एंटायर डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल होने वाला है। बट मैंने डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स कैलकुलेट कर लिया बिकॉज वो आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट उसको दे रखा है टेलीफोन अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ। सर 500 पर मंथ अगर है पूरे साल भर का कितना हुआ सर? पूरे साल भर का 6,000। और ये पूरा का पूरा 6,000 टैक्सेबल होने वाला है। सर ये टैक्सेबल होने वाला है बिल्कुल सर। टेलीफोन अलाउंस लिखा है सर। अगर टेलीफोन या फिर मोबाइल रिचार्ज एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर कराता है, एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल या फिर मोबाइल रिचार्ज का पेमेंट एम्प्लॉयर कराता है, दैट परक्यूजिट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। बट यहां पर टेलीफोन अलाउंस एम्प्लॉय को दिया गया, और अगर एम्प्लॉय को टेलीफोन अलाउंस दिया गया है, entire telephone allowance provided by the employer to the employee will be taxable in the hand of employee. Telephone allowance is fully taxable। 6,000 रुपया आपका टैक्सेबल होने वाला है। नेक्स्ट, बोथ Sohan and company contribute 15% of basic salary to RPF. Interest accrued in this fund is 12% per annum amounting to 25,800. Okay. सर बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू आरपीएफ। सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है ना, जो आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, सर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तो एटीसी में मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। बट यहां पर सर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अब मुझे देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके अगेंस्ट में एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल। ओके सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। सर मेरा बेसिक सैलरी है 725400, उसका निकाल लो 15%। सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 108810। इतना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इतना ही है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। सर जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उसका तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ बेसिक सैलरी 1,08,810। इसके अगेंस्ट में सर एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12% ऑफ सैलरी? सर यहां पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सर टर्नओवर कमीशन है नहीं, बेसिक सैलरी आपको पता है, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स आपको पता है, दोनों को ऐड करो, उसका 12% निकालो। 725400 प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स 174096, टोटल आ गया 8,99,496। अब इसका निकालूंगा मैं 12%। सर ये आ रहा है
107939 107939 सर, दिस मच इज एग्जेम्प्ट। जो रिमेनिंग पार्ट है सर वो टैक्सेबल होने वाला है। सर कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है? 108810 लेस 107939 सर 871 टैक्सेबल होने वाला है। सो आउट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 871 रुपीज टैक्सेबल होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट सर, ये जो आरपीएफ फंड है इसमें जो इंटरेस्ट एक्रियू हो रहा है सर, इंटरेस्ट एक्रियू हो रहा है @ 12% पर एनम। सर जहां तक बात है आरपीएफ का, आरपीएफ में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5%। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 9.5% है, इन दैट केस एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एग्जेम्प्ट। बट यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखा है। इन दैट केस इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट अप टू 9.5% सर वो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट एक्सीडिंग दैट 9.5%, इट मीन सर यहां पर 2.5% का जो इंटरेस्ट अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट अमाउंट जो रिलेट करता है टू 2.5% सर वो टैक्सेबल होने वाला है। सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले ले लो आप जो आपका इंटरेस्ट एक्री हुआ है सर, टोटल इंटरेस्ट एक्री हुआ है 25,800, इसको डिवाइड करो विथ 12%, इंटू करो 9.5% के साथ, इंटू डिवाइडेड बाय 12% इंटू 9.5% सर ये जो आया आपका 20425 सर, इतना इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है। बिकॉज दिस इंटरेस्ट ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, दिस इंटरेस्ट इज अप टू 9.5%। अब जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड करता है दिस लिमिट ऑफ 9.5% सर वो टैक्सेबल होने वाला है। अब सर उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25,800 लेस 20425 सर 5375 will be taxable। 5375 this much interest will be taxable because ये जो interest amount है 5,375 this relates to your that excess interest amount of 2.5%। Next, company has provided him with a rent free accommodation in Mumbai owned by the company। Okay, इसको थोड़ा सा होल्ड में रखते हैं, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। ओके, यहां पर जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अपने घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखा है, उसका सैलरी एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय द एम्प्लॉयर, लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर ये जो परक्यूजिट है ये सारे के सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होता था। इन दैट केस सर यहाँ पर कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है? 2500 इंटू 12 टोटल 30,000 रुपए टैक्सेबल होने वाला है इन द हैंड ऑफ मिस्टर सोहन। 30,000 रुपए दिस विल बी टैक्सेबल। एक बार मैं लिख लेता हूं कौन सा अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है। सर ये टैक्सेबल हो रहा है, यहां पर ये वाला तो एग्जेम्प्ट था, तो टैक्सेबल आया था आपका, टैक्सेबल आया था 5375, इतना हमने टैक्सेबल किया था, बराबर। नेक्स्ट, सोहन यूज इज ओन मोटर कार, उसके पास खुद का एक मोटर कार है जिसका इंजन कैपेसिटी है 1800 सीसी फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज। एम्प्लॉई अपना खुद का कार यूज कर रहा है फॉर ऑफिशियल पर्पज एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पज। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है 50,000 विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके सर, इन दैट केस योर टैक्सेबल परक्यूजिटीज, सबसे पहले जितना भी रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया है, सबसे पहले सर वो अमाउंट ले लो। एम्प्लॉयर ने सर 50,000 का रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा पे किया है। सर यहां से एक अमाउंट को हम लेस करते हैं, उसके बाद जो फिगर आता है दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूजिटी। बिकॉज यहां पर जो कार है वो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। इन दैट केस सर यहाँ पर हम एक अमाउंट लेस करते हैं। सर कितना लेस करते हैं? सर वो डिपेंड करता है आपका कार का इंजन कैपेसिटी कितना है। इफ योर कार इंजन कैपेसिटी इज अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 1800 पर मंथ। अगर आपके कार का इंजन कैपेसिटी एक्सीड करता है 1600 सीसी, इन दैट केस अपने को लेस करना है 2400 पर मंथ। सर यहां पर कार उसने पूरे साल भर के लिए यूज किया है और कार का जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज मोर देन 1600 सीसी। इन दैट केस 2400 इंटू 12 28,800 मैं लेस करूंगा। 28,800 लेस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर है 50,000 लेस 28,800 दैट इज 21,200। दिस 21,200 विल बी टैक्सेबल एज perquisite। Next, professional tax of 2,500 of which 1,500 is paid by the employer, liability of employee paid by the employer
प्रोफेशनल टैक्स पे करने का लाइबिलिटी एम्प्लॉय का होता है, बट अगर एम्प्लॉयर 1500 रुपए पे किया है, 1500 रुपए विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में 1500 रुपए टैक्सेबल होने वाला है एज पर क्यूजिट। ड्यूरिंग द ईयर 24-25, Sohan gifted a sum of 6,000 to 6 lakhs to Mrs. Sohan. She started a business by introducing such amount as her capital on 1st April 2025. Her total investment in the business is 10 lakhs. During the previous year 25-26, she suffered a loss of 1,20,000 of such business. Determine the gross total income of Mr. Sohan for assessment year 26-27 under normal provision of the act. मतलब जो अपना एसएससी है, एसएससी ओल्ड रिजीम में है। ओके सर, ये तो आपका कैरी फॉरवर्ड सेटअप वाला एडजस्टमेंट है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सर बीच में हमने एक पॉइंट छोड़ा था, कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई। कंपनी उसे आरएफए प्रोवाइड किया है। कंपनी अगर उसे आरएफए प्रोवाइड किया है, कहां पर प्रोवाइड किया है? मुंबई में आरएफए किया है, आरएफए प्रोवाइड किया है, एंड दिस आरएफए इज ओन्ड बाय द कंपनी। सर अगर मुंबई में आरएफए प्रोवाइड किया है, इन दैट केस व्हाट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट? सर एम्प्लॉय तो प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय को आरएफए मिला है एंड दैट आरएफए इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। आरएफए मुंबई में मिला है सर, 10% ऑफ सैलरी। कंसिडरिंग मुंबईज पॉपुलेशन, कंसिडरिंग मुंबईज पॉपुलेशन मोर देन 40 lakhs, ऑब्वियसली बात है सर मोर देन 40 lakhs होने ही वाला है। इन दैट केस 10% ऑफ सैलरी शैल बी कंसिडर्ड एज परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। 10% ऑफ सैलरी। सर यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या था? बीबीए डीसीएम, बीबीए डीसीएम, बी फॉर बेसिक सैलरी। सर सबसे पहले बेसिक सैलरी लिख लेते हैं एक बार, बीबीए डीसीएम, बीबीए डीसीएम बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी है आपका 725400। बी नेक्स्ट बी इज फॉर बोनस। सर बोनस है क्या? सर कोई बोनस नहीं है। नेक्स्ट इज टैक्सेबल अलाउंस। सर टैक्सेबल अलाउंस है क्या? हाँ सर, वो जो टेलीफोन अलाउंस है उसको हमने टैक्सेबल किया था 6000 का। ओके बी बी ए हो गया। डी डी फॉर डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स 174,096 ये आ गया आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स। सी फॉर कमीशन, सर कमीशन कुछ है नहीं। एम फॉर अदर मॉनेटरी बेनिफिट, सर लाइक दैट अदर मॉनेटरी बेनिफिट तो कुछ है नहीं। सर परक्यूजिट तो यहाँ पर हम इंक्लूड करते नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन सच आरपीएफ, सर इसको भी हम सैलरी में इंक्लूड करते नहीं है। तो ये आ गया आपका बीबीए डीसीएम 905496, 905496। आई होप आप लोगों का आ गया। सर इसका निकालेंगे 10%, सर इसका 10% आ रहा है 9054.9.6, 90,549.6। इसको मैं कह सकता हूँ 90,550, 90,550। दैट इज योर टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर दिस आरएफए। 90,550 इज टैक्सेबल। और सर जहां तक बात है, वो 6 लाख रुपए अपने वाइफ को गिफ्ट दिया था, वाइफ उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वाइफ बिजनेस से लॉस करवा के बैठी है 1,20,000 का। सर आउट ऑफ दिस लॉस ऑफ 1,20,000 कितना लॉस हमारे एसएससी के हाथ में क्लब होने वाला है? सोहन के हाथ में क्लब होने वाला है। सोहन अपने वाइफ को गिफ्ट दिया था 6 लाख रुपए, वाइफ उस अमाउंट को इन्वेस्ट की बिजनेस में, वाइफ को बिजनेस में हुआ है लॉस। सर इन दैट केस जैसे हम इनकम को हस्बैंड के हाथ में क्लब करते हैं, लाइकवाइज अगर आज लॉस हुआ है वाइफ को, वो भी हस्बैंड के हाथ में क्लब होने वाला है। हस्बैंड के हाथ में कितना लॉस क्लब होगा? सर टोटल लॉस हुआ कितना है? 1,20,000 का लॉस हुआ है। इनटू इसमें सोहन का पैसा कितना लगा है? सर 6 लाख रुपए का सोहन का पैसा लगा है, जो सोहन गिफ्ट किया था अपने वाइफ को। टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना हुआ है? सर बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का हुआ है। इन दैट केस व्हाट इज द लॉस जिसको हम सोहन के हाथ में क्लब करने वाले हैं? 1,20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 72,000 का लॉस सोहन के हाथ में क्लब होने वाला है। ओके सर अब एक बार सैलरी हेड का इनकम देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी आ गया, नेक्स्ट डीएनएस अलाउंस आ गया, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल किया है उसने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आफ्टर कंसिडरिंग 12% ऑफ एग्जाम्पशन 870 अपना आया था 871, 1 रुपए का राउंडिंग अप का डिफरेंस है। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन आरपीएफ, आरपीएफ में सर कितना इंटरेस्ट एक्रीव हुआ है? 12%। एग्जाम कितना रहता है? 9.5% तक एग्जाम रहता है। सो 5375 टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट आपका जो आरएफए है, आरएफए का 90,550। नेक्स्ट ये आ गया आपका डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट का 30,000 टैक्सेबल हुआ। कार का 21,200 टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर 1500 रुपए पे किया था, वो भी टैक्सेबल हो गया। ये आ गया ग्रॉस सैलरी। अब सर ग्रॉस सैलरी से सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स भी अपने लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि सर एसएससी अपना ओल्ड रिजीम में है। एसएससी अगर ओल्ड रिजीम में है, प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉय ने पे किया है उसको भी अपने लेस करेंगे। सर ये आ गया सैलरी इनकम। और जहां तक बात है पीजीबीपी हेड, सर पीजीबीपी हेड में लॉस आ रहा है। सर ये कौन सा लॉस है? उसकी वाइफ जो लॉस की थी, जो भी उसके हाथ में क्लब हो रहा है। सर ये लॉस को क्या मैं ये सैलरी के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं सर, पीजीबीपी हेड के लॉस को हम सैलरी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। एनी अदर हेड का इनकम होता तो एडजस्ट हो जाता है। इन दैट केस व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम? दैट इज 1,118,555।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिस्टर Bikram, a employee in a private corporate entity, has provided the following details pertaining to his compensation for financial year ending 31st March 2026। बेसिकली प्रीवियस ईयर 25-26 का सैलरी डिटेल्स दे रखा है। बेसिक सैलरी 75,000 पर मंथ which has revised to 85,000 per month with effect from 1st December 2025। सर सबसे पहले बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक 75 इंटू 8, नवंबर तक 75 था, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 4 महीने के लिए 85 हो चुका है। 85 इंटू 4 टोटल हो गया 9,40,000। DNS allowance is calculated at 50% of basic salary with 40% of DA forms part of retirement benefit। Okay, so what is the DA? सर DA 50% है, निकाल लो। ये बेसिक सैलरी का 50%, बेसिक सैलरी का 50%, 470000। नेक्स्ट DA इन टर्म्स। सर DA इन टर्म्स कितना बनेगा? 40%। 40% ऑफ DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये जो आपका DA आया है 740000, इसका निकालो 40%, 188,000। ये है आपका DA इन टर्म्स। सर टैक्सेबल तो ये पूरा DA ही होने वाला है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस साइड में हमने DA इन टर्म्स भी निकाल के चला। एंटरटेनमेंट अलाउंस अमाउंटिंग टू 10,000 फॉर द ईयर। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस तो सर फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो डिडक्शन मिलता है। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई? नहीं सर, प्राइवेट एम्प्लॉई तो वो डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला। बट ये 10,000 रुपये पूरा का पूरा टैक्सेबल जरूर है। 10,000 रुपये पूरा का पूरा टैक्सेबल। ये बेसिक टैक्सेबल, ये DA टैक्सेबल। नेक्स्ट, बोथ विक्रांत एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 18% ऑफ बेसिक सैलरी टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी ये ट्रीटमेंट करवा क्या है सर? सबसे पहले बेसिक सैलरी का 18% निकालो। सर बेसिक सैलरी 9,40,000 का 18% अगर मैं निकालूं सर, ये आ रहा है आपका 169200। सर इतना है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इतना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। सर अगर इतना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है सर, उसका डिडक्शन तो 80C में मिल जाएगा। अगर अपना एसएससी ओल्ड रिजिम में, उसका डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1,50,000। ओके छोड़ो, मैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का बात करता हूं। सर अगर इतना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एग्जाम कितना है सर? 12% ऑफ सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सर यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स का 12%। सर बेसिक सैलरी कितना है? 94,000 प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स 188,000। अब इसका निकाल लो 12%। सर इसका 12% आ रहा है 135,360। 135,360। सर इतना एग्जेम्प्ट, अगर इतना एग्जेम्प्ट टैक्सेबल कितना होगा? सर टैक्सेबल होने वाला है 33,840। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स अमाउंटिंग टू 2,200 पेड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच एम्प्लॉयर बर्न्स 1,800। ओके, प्रोफेशनल टैक्स, उसका प्रोफेशनल टैक्स आया था 2,200, बट एम्प्लॉयर ने पे कर दिया 1,800। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर 1,800 हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे एज परक्यूजिट। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 16,000 पर मंथ, उसको एक HRA मिलता है 16,000 पर मंथ का। ही रिसाइड्स इन मेरठ एंड पे ए मंथली रेंट ऑफ 17,000। ठीक है सर, ये जो HRA मिला है, ये HRA के अगेंस्ट में जो एग्जम्पशन मिलेगा, अगर मैं HRA का कैलकुलेशन यहां पर बैठाऊं सर, ये जो HRA है, HRA सर उससे मिला है 16,000 इंटू 12 कर दूं तो 192,000। सर इतने का HRA मिला है। सर इसके अगेंस्ट में एग्जम्पशन कितना मिलेगा सर? 3 लिमिट है, 3 लिमिट में से व्हिचएवर इज लोअर। सर पहला लिमिट है अमाउंट ऑफ HRA, अमाउंट ऑफ HRA हो गया 1,92,000। सेकंड सर, सेकंड है 50% और 40% ऑफ सैलरी। सर यहाँ पर वो कहाँ रह रहा है? मेरठ में रह रहा है। सर मेरठ मेट्रो सिटी नहीं है, 40% ऑफ सैलरी मेरे को लेना है। सर यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है सर? सेम है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन तो सर यहाँ पर है नहीं। सो बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स। बेसिक सैलरी है सर यहाँ पर आपका 9,40,000, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स है 1,88,000। इसका निकाल लेना है मेरे को 40%। सर वो आ रहा है आपका 45,12,000। सी सर थर्ड वाला जो लिमिट है वो है आपका रेंट पेड। सर रेंट कितना पे किया है? 17,000 वो मंथली रेंट पे करता है इंटू 12। सर वो रेंट पे किया है 2,04,000। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का 10%,
सैलरी का 10% आ रहा है 112800। तो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, सर ये आ रहा है आपका 91200। सो दिस इज द एग्जाम्पशन। इतने का एग्जाम्पशन मिलेगा, 91,200 का एग्जाम्पशन मिलेगा। टोटल इतना एचआरए मिला था, अगर इतना एग्जाम्पशन है, व्हाट इज द टैक्सेबल एचआरए? टैक्सेबल एचआरए सर, टैक्सेबल एचआरए 192,000 लेस 91200, टैक्सेबल एचआरए है 1,00800। दिस इज योर टैक्सेबल एचआरए। नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस 1500 पर मंथ टुवर्ड्स रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। ओके, उसे कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1500 पर मंथ का, और उसका एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंस भी इतना ही है। क्वेश्चन ही बोल रहा है उसका एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंस इतना है। इन दैट केस सर, कन्वेंस अलाउंस के अगेंस्ट में एग्जाम्पशन कितना मिलता है? एग्जाम्पशन कितना मिलता है? जितना अमाउंट आपने खर्चा किया है उतने अमाउंट का एग्जाम्पशन है। 1500 रुपए महीने मिल रहा है और 1500 रुपए उसका खर्चा भी हो जा रहा है ट्रैवल फॉर ऑफिशियल पर्पज। इन दैट केस सर, एंटायर कन्वेंस अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। ये एंटायर कन्वेंस अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, लोन ऑफ 2 lakhs was taken from his employer on 1st July 2025 for his brother's tuberculosis treatment. The entire principal remains unpaid as on 31st March 2026. The employer charged interest of 5% on this loan. He has no medical insurance for his brother. SBI lending rate for similar loan on 1st April 2025 is 11%. बिल्कुल सर, यहाँ पर वो कंसेशनल रेट में लोन तो लिया है और लोन का अमाउंट मोर देन 20,000 भी है, बट सर ये लोन को लिया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस। एज यहाँ पर लोन को ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस के लिए लिया गया है। दिस ट्यूबरकुलोसिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस। लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस। हेंस यहाँ पर जो लोन उसे कंसेशनल रेट में मिला है उसके चलते नो परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। दिस परक्यूजिट इज फुल्ली exempt as loan is taken for treatment of prescribed diseases. Next, free education at a school owned and operated by the employer was provided to his sister. एम्प्लॉई के सिस्टर को फ्री एजुकेशन मिल रहा है एम्प्लॉयर के स्कूल में। पर मंथ कॉस्ट ऑफ दिस एजुकेशनल बेनिफिट इज एस्टिमेटेड एट 900, which employer does not recover from employee. एम्प्लॉई के बहन को एम्प्लॉयर के स्कूल में फ्री एजुकेशन मिल रहा है। इन दैट केस सर, दिस परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। सर ये एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल होता है। सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल होता है और उसका सैलरी एक बार देख लो सर, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई की लिस्ट में बिल्कुल आएगा। सर ये परक्यूजिट विक्रम के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। बट सर इसके अगेंस्ट में 1,000 रुपए का एग्जाम्शन था। बिल्कुल सर, 1,000 रुपए का एग्जाम्शन जरूर था, बट वो 1,000 रुपए का एग्जाम्शन तब मिलता है अगर फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉई के बच्चों को। बट यहाँ पर फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉई के बहन को। ड्यू टू दैट रीजन नो एग्जाम्शन विल बी प्रोवाइडेड। एंटायर 900 पर मंथ विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। 900 into 12, 10,800 will be taxable. Leave travel concession for a trip with his wife and 3 children. A 6-year-old daughter and 4-year-old twin son were given to Bikram. Employer reimburse the airfare economy class totaling to 45,000, 20,000 for adult and 25,000 as a lump sum for children's. He is eligible for availing LTC exemption under Income Tax Act 1961. ओके सर, ये जो LTC मिला है ये LTC के अगेंस्ट में उसे एग्जाम्शन कितना मिलेगा? सर ट्रैवल बाय एयर है, ट्रैवल बाय एयर है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, ट्रैवल बाय एयर है सर। इफ ट्रैवल बाय एयर है इन दैट केस सर एग्जाम्शन कितना मिलता है? सर अगर ट्रैवल बाय एयर है आपका जो एग्जाम्शन है, सबसे पहले तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ले लो और इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया व्हिच एवर इज लोअर दैट इज द एग्जाम्शन अवेलेबल। यहां पर जो वो ट्रैवल किया है वो ट्रैवल इकोनॉमी क्लास में ही किया है, बट कौन से फ्लाइट में किया है नहीं दिया है, तो अपने एज्यूम करेंगे वो एयर इंडिया में ही ट्रैवल किया है। इन दैट केस सर खर्चा कितना हुआ है? 45,000 का खर्चा हुआ है। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल एक्सपेंडिचर 45,000। दूसरा इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया, सर इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया भी 45,000 ही है, व्हिच एवर इज लोअर। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? 45,000 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। हेंस योर एंटायर एलटीसी इज एग्जेम्प्ट इन दिस केस। लेकिन एक सेकंड सर एलटीसी का जो एग्जाम्शन रहता है वो तो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए रहता है। यहां पर ट्रिप में
एम्प्लॉय खुद गया है, अपने वाइफ को लेके गया है, बिल्कुल सर, खुद के लिए तो एग्जाम्शन मिलेगा, वाइफ के लिए एग्जाम्शन मिलेगा, बट 3 बच्चों को लेके गया है सर, एग्जाम्शन तो 2 बच्चों के लिए मिलता है, हाँ बिल्कुल एग्जाम्शन 2 बच्चों के लिए मिलता है, लेकिन सर एक ऐसा सिचुएशन था जब 3 बच्चों के लिए हम एग्जाम्शन अलाउ कर देंगे। अगर भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 बच्चा हुआ है एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उसका 2 बच्चा हुआ है, इन दैट केस 3 बच्चों के लिए भी एलटीसी का एग्जाम्शन अलाउ हो जाता है। देखो सबसे पहले उसका बेटी का एज है 6 ईयर एंड ट्विन सन का एज है 4 ईयर। इट मींस फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको 1 बच्चा हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में 2 बच्चा हुआ है, यहां पर सर तीनों ही बच्चों के लिए एलटीसी का एग्जाम्शन अलाउ हो जाएगा। इन दैट केस एंटायर एलटीसी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। सर एक स्टैंडर्ड, अच्छा जो अपना एसएससी है, एसएससी ऑप्ट आउट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, बिल्कुल सर एसएससी ऑप्ट आउट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। इन दैट केस सर उसे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया था 2200 रुपए का, वो प्रोफेशनल टैक्स का भी उसे डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रखा था, एसएससी अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में था, इसीलिए एचआरए के अगेंस्ट में हमें एग्जाम्शन मिला, इसीलिए लीव ट्रेवल कंसेशन के हमें अगेंस्ट में हमें एग्जाम्शन मिला। अगर एसएससी न्यू टैक्स रिजीम में होता है ये दोनों ही एग्जाम्शन अपने को नहीं मिलता, बट खैर चलो। सर ये आ गया आपका बेसिक सैलरी, ये आ गया आपका डीएनएस अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हमने टैक्सेबल किया था 33,840, ये आ गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने टैक्सेबल कर दिया। एचआरए सर हमने टैक्सेबल किया था, एचआरए कितना टैक्सेबल किया था, यस 1,00800, बिल्कुल सर एचआरए को भी हमने टैक्सेबल कर दिया। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, सर वो भी टैक्सेबल हो गया। सर जहां तक बात है इंटरेस्ट ऑन लोन, सर वो लोन लिया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ prescribed diseases, treatment of prescribed diseases, hence no perquisite will be taxable. सर एजुकेशनल फैसिलिटी 900 इंटू 12 10,800, ये भी हमने टैक्सेबल कर दिया। और जहां तक बात है लीव ट्रेवल कंसेशन का, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, हेंस दिस इज योर ग्रॉस सैलरी एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया गया उसको लेस करने के बाद ये आ गया आपका नेट सैलरी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। नेक्स्ट ओके चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिस निशा, मार्केटिंग मैनेजर इन रोज लिमिटेड, सी गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। एक बार रिजीम देख लेते हैं भाई। अंडर ऑप्टिमल टैक्स रिजीम, ऑप्टिमल टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है। बेसिक सैलरी 45,000 पर मंथ, 45,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर लो, 45,000 इंटू 12, सर ये टैक्सेबल हो गया आपका 5,40,000 मैंने कर दिया टैक्सेबल। डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ, 30% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सर डीए आपका आ रहा है, डीए आपका आ रहा है 1,20,000, बट डीए इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स है सर अपना, डीए इन टर्म्स 30% सर आ जाएगा आपका 36,000। बोनस ऑफ 1 मंथ का बेसिक सैलरी, उसे बोनस मिला है 1 महीने का बेसिक सैलरी का, सर बोनस आ जाएगा आपका 45,000 एंड दिस बोनस अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल, डीए भी टैक्सेबल है। ओके नेक्स्ट, शी कंट्रीब्यूट 18% ऑफ हर सैलरी, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है, सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। ओके, शी कंट्रीब्यूट 18% ऑफ हिज सैलरी दैट इज बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। ओके सर उसका बेसिक पे कितना है, सर बेसिक पे है 5,40,000। डीएनएस अलाउंस लिखा है डीए, डीए इन टर्म्स नहीं लिखा है डीए, यहां पर डीए है सर उसका 1,20,000, इसका निकाल लो 18%, सर इसका 18% आ रहा है 1,18,800। इतना अमाउंट एम्प्लॉय आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉय अगर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय अपना ओल्ड रिजीम में है, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, इस अमाउंट का एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का, सर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ को। ओके सर, अगर इतना एम्प्लॉयर आरपीएफ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जाम्पशन कितना है सर, एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। और सर यहां पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीआरएस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। सर टर्नओवर कमीशन क्वेश्चन में है नहीं,
ओके सर, टर्नओवर कमीशन अगर क्वेश्चन में है नहीं, सर अपना बेसिक सैलरी है 5,40,000, 5,40,000 प्लस डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स है 36,000, इसका निकाल लो 12%, सर ये आ रहा है आपका 69,120, 69,120। सर इतने का एग्जाम्शन है, जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, 11,88,00 लेस 69,120 49680, this is taxable in the hand of employee excess employer's contribution to RPF. Motor car owned by the employer, cubic capacity of engine exceeding 1.6 liter, मतलब जो आपका इंजन कैपेसिटी है that is more than 1600 cc, provided to Miss Nisa from 1st November 2025, 1st November 2025 को मिला है, मतलब कितने महीने के लिए मिला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए मिला है, which is used for both official as well as for personal purpose. Repair and running expenses 50,000 was fully made by Nisa. Motor car was self driven by the employee. Okay सर, ड्राइवर नहीं मिला है, ठीक है सर, ड्राइवर नहीं मिला है। कार किसका है सर? कार है एम्प्लॉयर का। रनिंग एंड मेंटेनेंस किसका है सर? रनिंग एंड मेंटेनेंस है मिस निशा का, दैट इज एम्प्लॉय का। ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इन दैट केस सर आपका परक्यूजिट कितना बनता है? 600 और 900 पर मंथ। सर 600 कब लेंगे, 900 कब लेंगे? अगर गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है दैट इज अप टू 1600 सीसी, इन दैट केस 600। अगर गाड़ी का इंजन कैपेसिटी एक्सीड करता है 1600 सीसी, इन दैट केस 900। सर यहाँ पर एक्सीड करता है, यहाँ पर अपने लेने वाले हैं 900। सो 900 इंटू कितने महीने? 5 महीने। 900 इंटू 5 महीने, 900 इंटू 5 कितना आ रहा है भाई? 4,500। 4,500 विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर दिस मोटर कार। सर अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया होता, अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया होता, हालांकि यहाँ पर ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया गया बिकॉज लिखा गया कार को एम्प्लॉय खुद चलाता है। अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया था ये दोनों लिमिट में मैं 900 ऐड कर लेता। कंपनी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 18,000 टू इफेक्ट द इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, एम्प्लॉय के मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा एम्प्लॉयर पे किया है सर। दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, दिस परक्यूजिट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर ये परक्यूजिट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। हर एम्प्लॉयर गेव हिम ए रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई। मुंबई में उसे एक रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है। कब से मिला है? 1/4/2024, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 24-25 से उसे एक आरएफए मिला है। हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय रोज लिमिटेड। एम्प्लॉयर इसको लीज में ले रखा है। लीज क्या है? लीज अमाउंट क्या है? 12,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर एक आरएफए रेंट में ले रखा है और वो आरएफए एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। एम्प्लॉयर ये आरएफए के लिए कितना रेंट पे कर रहा है? 12,000 महीने का रेंट पे कर रहा है। परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 जो आपका परक्यूजिट वैल्यू है दैट इज 55,000। सर प्रीवियस ईयर 24-25 का परक्यूजिट वैल्यू क्यों दे रखा है? पता नहीं, देखते हैं। सर उसको छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ। सर आरएफए मिल रखा है एंड दैट आरएफए इज ओन्ड, that RFA is not owned by the employer, that RFA is hired by the employer. If RFA is provided to the employee and that RFA is hired by the employer, in that case sir perquisite कितना taxable होने वाला है in the hand of employee? 10% of salary, और सर पहले तो 10% of salary ले लो और higher charges paid by the employer whichever is lower. सर 10% of salary, सर यहाँ पर salary का मतलब क्या है? BBA DCM, चलो कैलकुलेट करते हैं। BBA DCM, BBA DCM सर सबसे पहले ले लेते हैं बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी है अपना 5,40,000 बी। नेक्स्ट बोनस, सर बोनस है अपना 45,000 का। BBA ए इज योर टैक्सेबल अलाउंस। सर इज देयर एनी टैक्सेबल अलाउंस? नहीं सर कोई टैक्सेबल अलाउंस तो यहाँ पर था नहीं। BBA हो गया डी फॉर डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स। यस सर आपका डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स है 36,000। BBA DC, सी फॉर कमीशन, सर कोई कमीशन है नहीं। अदर मॉनिटरी बेनिफिट, सर अदर मॉनिटरी बेनिफिट तो है नहीं। परक्यूजिट तो सर इंक्लूड करेंगे नहीं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, सर उसको भी कंसिडर करना नहीं है। सर आपका BBA DCM आ गया 621,000। BBA DCM आ गया 621,000। सर अगर इसका मैं निकालूं 10%, सर ये आ रहा है आपका 621,000 एंड हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर 12,000 इंटू 12, 1,44,000, 1,44,000 whichever is lower। सर लोअर कौन सा है? 62,100। दिस इज योर परक्यूजिट। सर ये परक्यूजिट टैक्सेबल होने वाला है रिगार्डिंग दिस आरएफए। रिगार्डिंग दिस आरएफए सर जो अपना परक्यूजिट टैक्सेबल होने वाला है 62,100। लेकिन एक सेकंड रुको सर, सर यहाँ पर एक प्रोविजन था और वो प्रोविजन ये बोलता था
जिस प्रीवियस ईयर में पहली बार एम्प्लॉय को आरएफए प्रोवाइड किया गया है, जिस प्रीवियस ईयर में पहली बार एम्प्लॉय को आरएफए प्रोवाइड किया गया है, उस प्रीवियस ईयर का जो परक्यूजिट वैल्यू है, उस प्रीवियस ईयर का जो परक्यूजिट वैल्यू है, उस परक्यूजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करो, उस परक्यूजिट वैल्यू का इंडेक्सेशन करो, एंड करेंट ईयर का जो परक्यूजिट वैल्यू है, करेंट ईयर का परक्यूजिट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड दैट इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू। दोबारा रिपीट करता हूं सर, जिस साल पहली बार एम्प्लॉय को आरएफए प्रोवाइड किया गया था, उस साल इस आरएफए का जो परक्यूजिट वैल्यू आया था उसको इंडेक्स करो। जो इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू आया, करेंट ईयर का परक्यूजिट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड दैट इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू। मुझे बताओ कौन से प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय को पहली बार आरएफए प्रोवाइड किया गया था? सर प्रीवियस ईयर 24-25, परक्यूजिट वैल्यू कितना था? 55,000। सर अगर इसका मैं इंडेक्सेशन करूंगा 55,000 इंटू 376 डिवाइडेड बाय 363, सर ये आ रहा है आपका इंडेक्स्ड परक्यूजिट वैल्यू 56970। So your current year's perquisite value cannot exceed this indexed perquisite value। current year का perquisite value कितना है? 62,100। so हम इसको एज ए perquisite कंसिडर नहीं करने वाले। अच्छा भाई, यस। so this will not be considered as perquisite, hence your perquisite amount will be considered as this amount, hence 56,970 will be taxable as perquisite, that is your indexed perquisite value। current year's perquisite value cannot exceed your indexed perquisite value। यहाँ पर current year का जो perquisite value है वो indexed perquisite value को exceed कर रहा था, hence this indexed perquisite value will be considered as a taxable perquisite। I hope it is clear। next, company incurred expenses on treatment of her daughters abroad including stay expenses of 1,50,000 as permitted by RBI। ओके, सो उसके बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया के बाहर, और जो भी ट्रीटमेंट में खर्चा आ रहा है उसको एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, एंड जितना भी एम्प्लॉयर ने बियर किया है दैट इज परमिटेड बाय आरबीआई। इफ दैट अमाउंट इज परमिटेड बाय आरबीआई, बाहर ट्रीटमेंट का जो खर्चा हो रहा है, बाहर स्टे का जो भी खर्चा हो रहा है, अगर उसको एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, इन दैट केस दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई अप टू द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। और यहां पर बोला है एम्प्लॉयर ने जो भी खर्चा किया है दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ आरबीआई, विद इन दैट लिमिट ऑफ आरबीआई। इन दैट केस entire amount spent by employer on treatment of daughter of employee shall be exempt। एम्प्लॉय के डॉटर के ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा हुआ है, स्टे का एंड ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा हुआ है, जो खर्चा एम्प्लॉयर बियर किया है, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट एज द अमाउंट इज परमिटेड बाय आरबीआई। कंपनी ऑल्सो इनकर्स ए एक्सपेंस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डॉटर 80,000। ओके सर, ये वाले पॉइंट में बोला था उसकी बेटी का ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, स्टे एंड ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपए का, एंड एंटायर 1.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है बिकॉज दैट अमाउंट इज परमिटेड बाय आरबीआई। ओके सर, अब ट्रैवल में भी खर्चा हुआ है, 80,000 का। ये 80,000 कौन बियर किया है? सर ये 80,000 भी एम्प्लॉयर ही बियर किया है। सर अगर ट्रैवल का खर्चा एम्प्लॉयर बियर किया है, सर वो एम्प्लॉय के हाथ में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम, इफ एम्प्लॉइज ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 8 lakhs, इफ एम्प्लॉइज ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 8 lakhs। अब यहां पर जो उसका ग्रॉस टोटल इनकम है ना, दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ 8 lakhs। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं सर ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है। सर सबसे पहले तो बेसिक सैलरी हमने ले लिया 5,40,000 का, डीएनएस अलाउंस आ गया 1,20,000 का, बोनस आ गया 45,000 का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हमने कितना टैक्सेबल किया था? 49,680 आ गया। मोटर कार का हमने टैक्सेबल, मोटर कार का परक्यूजिट वैल्यू 4,500 आ गया। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो था सर उसका तो परक्यूजिट वैल्यू आ रहा था 62,100, बट नो दैट विल बी लिमिटेड टू 56,970 आ गया। अब सर ये आ रहा है उसका टोटल ग्रॉस सैलरी, सर उसका टोटल ग्रॉस सैलरी आ रहा है 8,16,150। वहां से अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस कर देंगे, ऐसे अपना ओल्ड रिजीम में था 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो उसका नेट सैलरी टैक्सेबल अंडरहेड सैलरी आ रहा है 7,66,150। कंसिडरिंग उसका और कोई इनकम नहीं है,
एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम, एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम विद इन द लिमिट ऑफ 8 लाख से, और अगर एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम विद इन द लिमिट ऑफ 8 लाख से, हेंस this amount of 80,000 that is your expense of travel which has been paid by the employer shall be exempt in the hand of employee. बढ़िया क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 4 अपने करने वाले हैं लिख के. आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 4 लिख के करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. सर ये भी ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. सर सारे ही क्वेश्चन ओल्ड रिजीम के ही है, न्यू रिजीम के क्वेश्चन है ही नहीं. क्या करें, इंस्टीट्यूट के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर न्यू रिजीम का क्वेश्चन डाल लिया तो आधे डिडक्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो पूछेगा क्या वो. चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं. Mr. Pratham is employed with a private sector company as manager, production section in city of Dhanbad, Jharkhand. His monthly basic salary is 80,000. Company also maintains and runs a engineering college in Ranchi, Jharkhand, where his son is admitted to study engineering. He gives you the following additional details regarding the other receipts and perquisites from the employer और फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26. उसके अदर डिटेल्स आपको दे रखे. सो अपने को अदर डिटेल्स रीड करके उसका सैलरी का कैलकुलेशन करना है. कंप्यूट द टोटल इनकम, ओके सैलरी नहीं, यहाँ पर टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. मिस्टर प्रथम, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रथम एज्यूमिंग he has opted out of default tax regime for assessment year 26-27. Provide the brief reason for treatment of items wherever necessary. ओके ठीक, स्टार्ट करते हैं सर. सबसे पहले सर बेसिक सैलरी लिख लें, बेसिक सैलरी लिख लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम क्लास रेज. Calculation of total income of Mr. Pratham for previous year 25-26. सैलरी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी है 80,000 इंटू 12. 80,000 था, यस सर. 80,000 इंटू 12, 80,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 80,000 इंटू 12 सर ये आ गया आपका 9,60,000. नेक्स्ट, ऑन 2nd September 2025 he was transferred from Dhanbad to Jamshedpur, Jharkhand, where he was provided with a room in a prominent hotel as a residence for his stay in Jamshedpur. From 2nd September 2025 to 12th September 2025 the rent of the hotel room is 4,500 per day. बिल्कुल सर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है दैट इज टैक्सेबल एज पर क्यूजिट. लेकिन सर अगर ये होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और ये होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days और लेस, इन दैट केस नो परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. बिल्कुल सर, यहाँ पर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है और होटल फैसिलिटी कितने दिन के लिए प्रोवाइड किया गया है? 10-11 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया है. हेंस नो परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. सर एम्प्लॉय के हाथ पे यहाँ पर कोई भी परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होने वाला. प्लीज राइट ए नोट फॉर इट. लिखो यहां पर होटल फैसिलिटी, इधर लिखो नोट 1. सर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, एग्जामिनर को भी तो बताना है कि हमें आता है करके. यहां से स्टार्ट करो. नोट 1, एनी होटल
facility provided by the employer to the employee. Just a second. Okay. Any hotel facility provided by the employer to the employee on account of transfer of employee for a period of 15 days or less shall be exempt in the hand of employee. एम्प्लॉय के हाथ में सर ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है. चलो ठीक है, ये तो हो गया. नेक्स्ट, his employer sold a car to him on 1st August 2025 for 2,50,000. The company had purchased the car on 1st July 2023 for 5 lakhs. The car fall under 15% block of asset in the books of the company. सर ये डेप्रिसिएशन छोड़ो सर, अपने को ना ये डेप्रिसिएशन से कोई मतलब है ना अपने को ये कोई परसेंटेज से मतलब है. सर ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट ट्रांसफर कर रहा है. इन दैट केस सर व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? सर टैक्सेबल अमाउंट इज depreciated value of that movable asset. depreciated value of that movable asset. तो यहां पर अपने को कार का depreciated value कैलकुलेट करना पड़ेगा. to calculate the depreciated value of the car अपने को depreciation कंसिडर करना है at the rate 20% under the method WDV. और अपने को depreciation कैलकुलेट करना है for each year, for complete year, फॉर नंबर ऑफ, जितने कंप्लीट ईयर के लिए एम्प्लॉयर ने इस कार को यूज किया है बिफोर ट्रांसफरिंग दिस कार टू द एम्प्लॉय. दोबारा रिपीट करता हूं, जितने साल के लिए ये कार एम्प्लॉयर ने यूज किया है बिफोर ट्रांसफरिंग दिस कार टू एम्प्लॉय, उतने साल का डेप्रिसिएशन अपने को लेस करना है टू कैलकुलेट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू. ओके, मुझे बताओ कार को ट्रांसफर कब किया गया है एम्प्लॉय को? 1 अगस्त 2025. एम्प्लॉयर ने ये कार को परचेज कब किया था? 1 जुलाई 2023. इट मींस बिफोर ट्रांसफरिंग दिस कार टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इस कार को कितने साल के लिए यूज किया है? सर एम्प्लॉयर इस कार को यूज किया है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years and 1 month. फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years and 1 month. सर अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2 years का. कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन अपने को कैलकुलेट करना है. 1 month को यहां पर अपने इग्नोर करेंगे. ओके चलो वर्किंग नोट बनाते हैं. सेल ऑफ मोटर कार, नोट 2. कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कार लिखा है या पे? हाँ यस, कॉस्ट ऑफ कार एज ऑन 1 जुलाई 2023 5 lakhs. सर अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 20% अंडर द मेथड WDV फॉर ईच कंप्लीट ईयर. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1st ईयर है आपका 1 जुलाई 2023 से लेके 30th जून 2024. सर डेप्रिसिएशन 20% के रेट से आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए लेस करने के बाद आपका जो WDV आया, आपका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आया एज ऑन 30th जून 2024, सर वो आ गया 4 लाख. नेक्स्ट, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2nd ईयर 1 जुलाई 2024 से लेके 30th जून 2025.
सर ये डिप्रिसिएशन आएगा, WDV मेथड है सर, 4 लाख का 20% निकालूंगा 80,000, WDV 3,20,000, WDV एज ऑन 30 जून 2025। सर कार ट्रांसफर कब किया गया है? सर कार ट्रांसफर किया गया है 1 अगस्त को, कार ट्रांसफर किया गया है 1 अगस्त को। सर आपने WDV कैलकुलेट किया है 30 जून 2025 को। सर ये जो एक महीना, ये जो आपका जुलाई वाला महीना रह गया सर, उसका डिप्रिसिएशन नहीं लोगे क्या? नहीं सर, यहाँ पर अपने को सिर्फ कंप्लीट ईयर का डिप्रिसिएशन लेना है, एनी पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज टू बी इग्नोर्ड। ओके सर, 2 साल का डिप्रिसिएशन ले लिया, डिप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द कार है 3,20,000। सर क्या इसको परक्यूजिट बना लूं? नहीं सर, सर ये कार जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, एम्प्लॉय से एक अमाउंट रिकवर किया है, एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर परक्यूजिट कैलकुलेशन लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 माइनस कर दो 2,50,000। देन व्हाट इज योर परक्यूजिट अमाउंट? सर आपका परक्यूजिट अमाउंट है 70,000, 70,000 इज योर परक्यूजिट अमाउंट, 70,000। अच्छा होटल फैसिलिटी वो तो टैक्सेबल नहीं था, बस एक हाइपेन दे दो, 70,000 आ गया यहाँ पर आपका परक्यूजिट। नेक्स्ट, employer enters into a staff group insurance scheme with a government insurance agency during financial year 25-26. His employer paid 2.5 lakhs as a premium on life of Mr. Pratham. Okay. सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का पेमेंट करता है, लाइफ इंश्योरेंस किसका लिया गया है? सर लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है एम्प्लॉय के लिए, प्रीमियम का पेमेंट कौन कर रहा है? प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर। इन दैट केस दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लाइफ इंश्योरेंस टेकन फॉर एम्प्लॉय, प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल एज परक्यूजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। सर मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ये एग्जाम था बराबर। लेकिन सर यहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, प्रथम के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया है एंड प्रीमियम पे किया है 2.5 लाख का, बट ये जो इंश्योरेंस है ये ग्रुप इंश्योरेंस है। सर अगर ग्रुप इंश्योरेंस है ना, इन दैट केस सर ये एग्जेम्प्ट था। अगर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस लिया जा रहा है, सारे एम्प्लॉइज का एक कंबाइन इंश्योरेंस किया जा रहा है एंड उसके चलते अगर कोई प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नोट 3 exempt, नोट 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय employer on behalf of employee shall be exempt in the hand of employee as it is a group insurance scheme, as it is a group insurance scheme, that's why this is exempt. Next, annual fee of other student in the same college in which his son studies is 2 lakhs. However, company provide education to his son for free of cost. Okay, सर झारखंड में एक कॉलेज था रांची में जहां पर उसका बेटा पढ़ता है इंजीनियरिंग, और वो कॉलेज को ओन एंड मेंटेन करता है एम्प्लॉयर। उस एजुकेशन का अदर स्टूडेंट्स से फॉर दैट एजुकेशन कितना फी चार्ज किया जाता है? 2 लाख रुपया। बट यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कोई भी फी नहीं ले रहा है। इन दैट केस दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन एक सेकंड सर, ये जो परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होता था। बिल्कुल सर, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा, क्योंकि एक बार आप उसका बेसिक सैलरी देखो मोर देन 4 लाख है। तो दिस परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। बिल्कुल सर, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज सर कितना टैक्सेबल करेंगे? सर यहाँ पर एग्जाम्पशन था 1000 पर मंथ का, ये सर वो 1000 पर मंथ
पूरे साल भर का 12,000, 12,000 का एग्जाम्शन माइनस करके 2 लाख से अगर आप 12,000 का एग्जाम्शन काटोगे 1,88,000 भी टैक्सेबल कर सकते हो, एंटायर 2 लाख भी टैक्सेबल कर सकते हो। मैंने आपको बता रखे आईसीआई दोनों ट्रीटमेंट को करेक्ट मान के चलता है। ओके चलो यहां पर मैं पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर रहा हूं। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी 2 लाख। नेक्स्ट, शी वेंट ऑन हॉलीडे विद इन इंडिया विथ 3 चिल्ड्रेन, अपने 3 बच्चों के साथ वो हॉलीडे में गया था। 1 मेजर सन, 2 माइनर डॉटर, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको बेटा हुआ था, क्योंकि उसका जो बेटा है उसका बेटा मेजर है और उसकी जो ट्विंस बेटी है वो अभी माइनर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बेटा हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में 2 बेटी हुई है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 बच्चा, सेकंड अटेम्प्ट में 2 बच्चा, इन दैट केस 3 बच्चों के अगेंस्ट में एलटीसी का एग्जाम्शन क्लेम किया जा सकता है। ओके, ही वेंट ऑन हॉलीडे विद इन इंडिया विथ 3 चिल्ड्रेन एंड विथ हिज ब्रदर हु डिपेंडेंट ऑन हिम। सर एलटीसी का एग्जाम्शन मिलता था खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर अगर होली एंड फुल्ली डिपेंडेंट है तो ब्रदर के लिए भी यहां पर एलटीसी का एग्जाम्शन अलाउड है। टोटल एयर एंड ट्रेन कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम ऑन ट्रेवल इज 3,60,000 पर पर्सन, 5 लोग थे। He traveled in economy class of flight and third AC in train compartment. The entire amount was reimbursed by the employer since it was his first trip in last 20 years. Okay, last 20 years में first trip है तो एलटीसी का एग्जाम्शन तो मिलना ही मिलना है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं सर। लेकिन एलटीसी का एग्जाम्शन सर मिलेगा कितना? सर वो फ्लाइट से ट्रैवल किए हैं, ट्रेन से भी ट्रैवल किए हैं। ओके सर, फ्लाइट से ट्रैवल किए हैं और अगर ट्रेन से ट्रैवल किए हैं इन दैट केस सर जहां तक बात है फ्लाइट का, सर फ्लाइट वाले केस में आपको एग्जाम्शन मिलता है अमाउंट स्पेंड इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया व्हिच एवर इज लोअर। सर वो कौन से क्लास में ट्रैवल किए? इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किए हैं सर, एयर इंडिया में ही ट्रैवल किए होंगे, इन दैट केस एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। सर अगर ट्रैवल बाय ट्रेन किए हैं, अगर ट्रैवल बाय ट्रेन किए हैं इन दैट केस सर व्हाट इज द एग्जाम्शन अवेलेबल? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास एसी प्राइस ऑफ इंडियन रेलवे, फर्स्ट क्लास एसी, और वो तो ट्रैवल थर्ड क्लास एसी में किए, थर्ड एसी में ट्रैवल किए, इन दैट केस सर ये अमाउंट भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहने वाला है। इन दैट केस एंटायर अमाउंट ऑफ 3 lakhs विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देना चाहता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सर टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल खर्चा हुआ है 3 लाख रुपए। ओके सर, एज्यूम करते हैं सर वो ट्रैवल दोनों मोड से किए हैं, कुछ जगह वो फ्लाइट पे गए हैं, हॉलीडे बनाने इंडिया में गए थे, इंडिया में हॉलीडे बना रहे थे, तो कुछ जगह वो फ्लाइट में गए हैं और कुछ जगह वो ट्रेन में गए हैं। तो लेट सपोज उनका फ्लाइट में ट्रैवल का खर्चा हुआ है 2,50,000 का और ट्रेन में उनका जो ट्रैवल में खर्चा हुआ है वो है 50,000 का। लेट सपोज, ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके सर, फ्लाइट में जो भी खर्चा हुआ है उसके अगेंस्ट में सर एग्जाम्शन कितना मिलेगा? सर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर? सर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है 2,50,000। इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया, सर वो तो इकोनॉमिक क्लास में ही ट्रैवल किए हैं और अपने एज्यूम कर लेते हैं वो एयर इंडिया में ही ट्रैवल किए हैं, इन दैट इकोनॉमिक क्लास ऑफ एयर इंडिया कितना आता? 2,50,000 ही आता है। एग्जाम्शन कितना मिलता है? व्हिचएवर इज लोअर, 2,50,000 का एग्जाम्शन मिल जाता है, इन दैट केस एंटायर अमाउंट ही एग्जेम्प्ट हो जाता। नेक्स्ट, सर वो ट्रेन में ट्रैवल किए हैं। ओके सर, अगर वो जहां पर ट्रैवल किए हैं ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, इन दैट केस सर एग्जाम्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 50,000। दूसरा, फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवे, सर वो ये जो 50,000 का उनका ट्रेन का ट्रैवल का फेयर आया है वो आया है थर्ड एसी में। तो अगर वो फर्स्ट एसी में ट्रैवल किए होते सर वो जरूर ज्यादा ही आता, लेट सपोज वो 80,000 आता। एग्जाम्शन कितना मिलता? व्हिचएवर इज लोअर, 50,000 का एग्जाम्शन मिल जाता, इन दैट केस सर ये 50,000 भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंटायर 3 lakhs इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, लीव, ट्रैवल, कंसेशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब लिखना पड़ेगा, हमने जितना एक्सप्लेन किया ना उसको नोट्स पे भी लिखना पड़ेगा। लिखो नोट्स, ये है आपका नोट नंबर 4, इधर भी मार्किंग दे देंगे, ये आ गया इधर आपका नोट नंबर 4। चलो नोट नंबर 4 क्या बोलता है?
if travel is by air, then out of total expenditure, exemption या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एज एम्प्लॉय का नाम क्या था, प्रथम था ना, एम्प्लॉय का नाम प्रथम, यस, एज मिस्टर प्रथम हैज traveled by economy class and third AC of Indian Railway, hence entire travel expenditure beared by employer under leave travel concession scheme shall be exempt in the hand of employee. Next, as employee has his twins daughter in second, or you can write it like this, as employee has a son in first attempt and twins in second attempt, leave travel concession shall be available for all three children. All three children. Sorry. As employee has son in first attempt and twins in second attempt, exemption of leave travel concession. Exemption of leave travel concession shall be available for all three children. Exemption is also available for his brother as he is dependent on him. Next, his wife expired in May 2024 on duty. She was employed with a government school as a school teacher. Family pension received by Mr. Pratham is 2,50,000. तो उसकी वाइफ की डेथ हो गया, उसको फैमिली पेंशन मिला 2,50,000 का. प्रथम received a sum of 10 lakhs from a charitable trust registered under section
12 AB। ओके सर, ये दोनों जो है ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। ओके, आई थिंक सर सैलरी के सारे कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिया, सैलरी के सर सारे कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिया। एसएससी है अपना ओल्ड रिजीम में है। सर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने फिर माइनस कर लेते हैं। सर पहले तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ग्रॉस सैलरी अपना आ गया, ग्रॉस सैलरी अपना आ गया, ग्रॉस सैलरी आ गया 1230000। अब यहां से अपने लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ जाएगा 50,000 का। 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपका नेट सैलरी, नेट सैलरी जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होने वाला है 11,80,000, 11,80,000। अब सर ये तो आपका सैलरी हेड का इनकम है। नेक्स्ट अपने कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फैमिली पेंशन। सर फैमिली पेंशन मिला है 2,50,000 का। सर इसके अगेंस्ट में एग्जम्पशन कितना मिलता है? सर एग्जम्पशन मिलता है दो लिमिट से, दो लिमिट में से व्हिच एवर इज लोअर 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और 15,000 व्हिच एवर इज लोअर। सर 25,000 था ना, 25,000 तब होगा अगर एसएससी न्यू रिजीम में होगा। एसएससी यहाँ पर ओल्ड रिजीम में है, 15,000 ही रहेगा। सर अगर मैं 1/3 करूं, 1/3 तो आ रहा है आपका 83,333 एंड 15,000 विच इज लोअर। सर एग्जामिशन मिलने वाला है 15,000 का। इन दैट केस व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल? सर अमाउंट टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2,35,000। 2,35,000 आपका हो गया टैक्सेबल। नेक्स्ट सर उसे गिफ्ट मिला था। सर अगर गिफ्ट मिला था उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट আসছে गिफ्ट फ्रॉम ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। अगर आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 56(2)(10). अंडर सेक्शन 56(2)(10) हम इस गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं करने वाले, हेंस दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, नथिंग विल बी टैक्सेबल। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल? 2,35,000। ओके, इसके लिए मैं एक नोट लिखना चाहता हूं। नोट नंबर कहां तक गया था? 4 तक गया था। नोट नंबर 5, प्लीज राइट दिस इन नोट। नोट नंबर 5, any gift received from a trust registered under section 56 subsection 2(10), sorry, a trust registered under section 12AB shall be exempt under section 56 subsection 2(10). Hence income taxable under that income from other sources ये आ गया, सैलरी का इनकम आ गया, अदर सोर्सेस का इनकम आ गया। हेंस अपने को कैलकुलेट करना है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया आपका 11,18,000 प्लस 235,000, ये आ गया 14,15,000। नेक्स्ट सर अपने को फिर टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा है? नो सर, आई कांट सी एनी डिडक्शंस।
आई कांट सी एनी डिडक्शंस, नो सर, कोई भी डिडक्शन है नहीं, हेंस दिस इज योर टोटल इनकम। आपका टोटल इनकम आ गया 1415,000। एक बार आंसर अपने चेक कर लेते हैं, 1415,000। विद दिस आपके सैलरी चैप्टर के सारे एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं विथ चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सॉरी विथ चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टिल देन थैंक यू।